Good afternoon everyone. Today our chapter is revolutionary activities. अब revolutionaries के बारे में हम जो बात करने वाले हैं ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर 1 से इनएक्टिव चल रहे हैं. कैसे इनएक्टिव चल रहे हैं? क्योंकि जब हमने 1915-16 तक की बात की थी तो काफ़ी रेवोल्यूशनरीज जो थे जिन्हें ब्रिटिश पकड़ के मार चुकी थी, उनके प्लान्स को कामयाब होने से रोक चुकी थी. और साथ में ही क्या करने वाली थी, कुछ लोग जो थे जैसे कि रास बिहारी बोस की तरह वो भाग निकले थे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी प्रिजनर्स थे उन्हें कॉम्पनसेटरी ग्राउंड्स पर रिहा कर दिया गया. उसके बाद इन्होंने वापस आए और इन्होंने अपने आप को एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की. लेकिन उस समय ये पैसिव फेज में एंटर हो गए, ये इनएक्टिव रहे. रेवोल्यूशनरी या कोई भी वायलेंट एक्टिविटी इन्होंने नहीं की. उसका रीज़न ये था कि ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ चुके थे. खासकर अगर हम बंगाल की बात करें तो काफ़ी लोग थे जो स्वराजिस्ट के अंडर, हमारे जो चित्तरंजन दास जी हैं उनकी लीडरशिप के अंडर पॉलिटिकल मास स्ट्रगल मतलब पॉलिटिकल लेवल पर काम कर रहे थे स्वराज पार्टी के अंडर. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रोक के रख कर रही थी या उन्हें बैकलॉग में डाल के रख रही थी. अब यहाँ पर जब फिर से हर एक चीज़ फ्लॉप हो गई थी, स्वराजेस, नो चेंजेस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल, वो सब चीज़ें जब हो गई, ख़त्म हो गया, तो फाइनली रेवोल्यूशनरीज जो थे वो एक्टिव हो जाएंगे फिर से इस समय. और अब ये चीज़ें जो हैं अपने हाथ में लेने वाले हैं और फिर से एक वायलेंट जो रूप है वो अपने स्ट्रगल को देने वाले हैं. ये कौन सा टाइम चल रहा है? ये टाइम है 1920s का. तो जो मेन एरियाज़ हैं, मेन सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब, और सेकंड है बंगाल. अब यहाँ पर कौन कौन मेन रेवोल्यूशनरीज़ हैं? जैसे कि जोगेश चंद्र चैटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, जयदेव कपूर और जतिन दास. अब इनकी जो ये आइडियोलॉजी है, इस समय मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस क्या हैं जिनसे ये इंस्पायर हो रहे हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस. ये देखना चाहते थे कि जो ट्रेड यूनियंस के अंडर जो वर्कर्स हैं वो कैसे एक अलग आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और उनको ये अपने साथ मिलकर जो थे कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी थिंकिंग से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे. हमने पहले भी बात की थी रशियन रेवोल्यूशन की 1917 में. उसके बाद इस समय इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो सारे दुनिया में फैल रहे हैं, जैसे कि मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, ये सब चीज़ें. अब इस समय जो जर्नल्स हैं, वो जर्नल्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो पब्लिश हो रही हैं चीज़ें, मेमोइर्स वगैरह, वो सभी रेवोल्यूशनरीज़ की जो आत्मकथाएं हैं, जो सेल्फ सैक्रिफाइसेस हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं. तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस जो है लोगों में पैदा हो रहा है. और जो मेन जर्नल्स थे जहाँ पर रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन छपा करती थी वो था आत्मशक्ति, बेजौली और सारथी. इनके नाम मैंने साथ में लिखे हैं कि किस किस ने ये जर्नल्स शुरू किए थे. आत्मशक्ति के फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, बेजौली के फाउंडर थे जगदीश चंद्र सेनगुप्ता और सारथी के फाउंडर थे पार्था सारथी गुप्ता. ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है नाम. उसके बाद जो नॉवेल्स और बुक्स थी उस समय की जिससे और ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस जो था वो पैदा हुआ था, और साथ में क्योंकि ये बुक्स बैन कर दी गई थी तो अपने आप में ही पब्लिक की जो अटेंशन थी वो इन न्यूज़पेपर्स और बुक्स तक पहुंच रही थी. जैसे कि बंदी जीवन, इनके राइटर थे सचिन सान्याल, और पथेर दाबी जिनके राइटर थे शरद चंद्र चैटर्जी. इनका नाम कई जगह चट्टोपाध्याय भी लिखा गया है. अब इस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA की स्थापना हुई. ये कब हुई? अक्टूबर 1924 में. और किन के द्वारा की गई? कानपुर कॉन्फ्रेंस के टाइम पर. अब ये कानपुर कॉन्फ्रेंस कौन सी कॉन्फ्रेंस है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कमिट्रेंस जो थे, जो इंटरनेशनल लेवल के जो कम्युनिस्ट थे, वो हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे. तो उनकी 3 मेन कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. एक थी 1922 की लाहौर में, एक थी 1924 की कानपुर में, और एक थी 1929 की मेरठ में. तो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद
जहाँ पर हमने पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे M.N. रॉय। वहीं पर कानपुर कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। इसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पड़ा है। वो हम कब पढ़ा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके मेन फाउंडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल जी। ये तीनों नाम आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्टली, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसे ओवरथ्रो किया जाए। फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से देश जो है उसका गठन किया जाए और सारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, सबको यूनाइट किया जाए और जिसका जो मेन प्रिंसिपल है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर रखा जाना चाहिए। अब इनके द्वारा जो मेन रेवोल्यूशनरी इंसिडेंसेस थे जो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है काकोरी केस या काकोरी कांड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार पहले प्री का क्वेश्चन आया है जिसमें 4 रेवोल्यूशनरीज के नाम दिए गए थे और उसमें आपको बताना था कि काकोरी कांड में उन 4 लोगों में से कौन कौन लोग जो थे वो उसका हिस्सा थे। ठीक है, अब इस केस की क्या कहानी है? 8 डाउन ट्रेन के नाम से एक ट्रेन थी जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने कैप्चर कर लिया था, हेल्ड कर लिया था और उसमें जो ऑफिशियल कैश जो लेके जाया करते थे उस कैश को इन्होंने लूट लिया था। और ये जो घटना हुई ये लखनऊ के पास काकोरी नाम के एक छोटे से गांव में हुई थी। इस केस के चलते 17 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। इसमें मेन लोग थे बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह। ये 4 मेन लोग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से ये पॉइंट है। ठीक है, अब जब इन लोगों को फांसी दे दी गई और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और 4 को लाइफ सेंटेंसेस देकर कहीं डिपोर्ट कर दिया गया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक लगा। कुछ समय के बाद इन लोगों ने फिर से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने नाम बदला? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो फिरोज शाह कोटला में हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पर जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे वो सब इकट्ठे मिलकर आ गए फॉर अ कलेक्टर लीडरशिप एंड विद इट्स गोल सोशलिज्म। इसमें मेन जो लोग थे भगत सिंह थे, सुखदेव थापड़ थे और भगवती चरण वोहरा थे। ये पंजाब से थे। जयदेव कपूर, शिव वर्मा और बेजॉय कुमार सिन्हा यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आपके उत्तर प्रदेश के एरिया से थे। अब इस समय देश में क्या चल रहा है? एंटी साइमन कमीशन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। 1928 का माहौल है और 1928 में क्या था? साइमन कमीशन दिल्ली आने वाला था, देश में आने वाला था। तो उसकी एजिटेशंस जो थे वो पूरे देश में चल रहे थे। और इसी बीच अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। यहाँ पर आपको ये डेट याद रखनी है, 1928। ठीक है, अब दिसंबर 1928 में, अब आप खुद सोच रहे हैं कि जब इस आदमी को पंजाब में इतना बड़े लेवल पर एक इंस्पिरेशन माना गया है, छोटे छोटे बच्चे इन्हें देखकर रेवोल्यूशनरी बने हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है भगत सिंह। ठीक है, तो जब इन्हीं की हत्या कर दी गई तो रेवोल्यूशनरीज का एक तरीके से खून खौल गया और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी को शेप किया, लेआउट किया, जो कि दिसंबर 1928 में हुई। यहाँ पर भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो चाहते थे उस आदमी को मारना जिसने इस कैंपेन के चलते, एंटी साइमन कैंपेन के चलते लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था और लाला लाजपत राय जी और उनके फॉलोअर्स को घायल कर दिया था। और वो आदमी था जेम्स स्कॉट
जो कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो भगत सिंह और राजगुरु मारने तो गए थे स्कॉट को, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सॉन्डर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर भगत सिंह और शिवराम राजगुरु जो थे ये भागने में कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हुए कि जो कांस्टेबल इनके पीछे गया उस कांस्टेबल को चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारकर उसे मार दिया। ठीक है, और ये जो दो लोग थे वो भागने में सक्सेसफुल हो गए। अब इस तरीके से धीरे धीरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो थी वो अब आम लोगों में पॉपुलर होने लगी थी, और इनका मेन यही मुद्दा था कि ये अपनी आइडियोलॉजी को घर घर तक, नौजवानों तक, स्टूडेंट्स तक कैसे कैसे पहुंचाए। अब यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने एक और घटना को अंजाम देने का सोचा। इसमें लोग कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। डेट थी 8 अप्रैल 1929 और सॉन्डर्स मर्डर कब किया गया? दिसंबर 28 को। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी कब मरे? अक्टूबर 1928 में। अब 8 अप्रैल 1929 को एक कॉन्स्पिरेसी को प्लान किया जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर एक बॉम्ब प्लांट किया। ठीक है, और ये बॉम्ब था ये जानबूझकर हार्मलेस रखा गया। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा नहीं था जिससे लोग घायल हो सकते या मर सकते। इसका मेन मुद्दा ये था कि इस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास होने वाला था इस दिन 8 अप्रैल 1929 को, जिस बिल का नाम था ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। अब इस बिल की वजह से सिविल लिबर्टीज, आम जनता की जो लिबर्टीज थी, स्पेशली वर्कर्स की, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली थी। ठीक है, एंड दिस बॉम्ब वॉज डेलिबरेटली मेड हार्मलेस। क्यों? ताकि वो सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर उस बॉम्ब को यूज़ करना चाहते थे, टू मेक द डेफ ईयर हेयर। मतलब जो बात उनकी अनसुनी की जा रही है वो उन कानों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे जो जान के अपने कानों को बंद करके बैठे हुए थे। सेकेंडली, वो जान के चाहते थे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और वो ट्रायल रूम्स को, जो ये ट्रायल कोर्ट रूम्स हैं, उन्हें यूज़ कर सके एक पब्लिक एरिया के तौर पर, एक गैदरिंग के तौर पर, जहाँ पर वो क्राउड को एड्रेस कर सके और लोगों तक अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे ओपनली पहुँचा सके। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ बिड टू ब्लो ऑफ द ट्रेन इन विच लॉर्ड आयरविन, वाइसरॉय आयरविन जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उस ट्रेन को उड़ाने का इन्होंने प्लान किया। कब? दिसंबर 1929 में। ठीक है, अब 1930s में इतनी ह्यूज वायलेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिली पंजाब में और यूपी में कि हर चीज़ पर ऑर्डिनेंसेस पास किए जा रहे थे और सरकार जो है इतनी हेविली इन लोगों को ब्रूटल कर रही थी। वहीं 26 इंसिडेंसेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हुए थे। 26 इंसिडेंसेस ओनली इन पंजाब। इतने ज़्यादा वायलेंस जो था वो पंजाब के एरिया में चल रहा था। वहीं भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स थे वो अब जेल जाने के बाद अब वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी जो हालत उन्होंने देखी कि किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है या उनकी क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस में, लिविंग कंडीशंस में उन्हें रखा जाता है, उस चीज़ को देखकर भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स ने वहाँ पर अपनी तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। उन्होंने वहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए और फास्टिंग, व्रत रखना, मतलब जिसे हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, वो करना शुरू कर दी। ठीक है, अब इन्हीं हंगर स्ट्राइक के चलते 63rd डे, सोचिए आप, 63 डेज तक व्रत रखने के बाद जतिन दास जी जो थे वो मर गए। 63 डेज, वी कैन नॉट स्टे हंग्री और विदाउट फूड फॉर इवन 6 आवर्स। यहाँ पर लोग जो हैं वो 60 दिन भूखा रहकर देश की आज़ादी में अपना योगदान देके मरे। अब यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एसोसिएट्स और फॉलोअर्स के साथ, जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग रखी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 फरवरी 1931। ये पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क, ये इलाहाबाद में है। आज की डेट में इस पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है।
पहले क्या नाम था? अल्फ्रेड पार्क। डेट थी 27 फरवरी 1931। शहर था इलाहाबाद, जहाँ पर एक मीटिंग रखी गई HSRA के फॉलोअर्स ने। और लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन किसी ने कॉन्स्पिरेसी कर दी और किसी ने गवर्नमेंट को जाकर, पुलिस को जाकर सूचना दे दी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और यहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ हुई और जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लास्ट तक मुकाबला किया उनका, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास आखिरी गोली बची है तो उन्होंने वो गोली खुद को मार ली। अगर किसी ने HP बोर्ड के से एग्ज़ाम्स दिए हैं बचपन में स्कूल में, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है बहुत सालों पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये पढ़ा है कि उन्होंने उस पार्क में खुद को गोली मारी थी, पर ब्रिटिश उनसे इतनी ज़्यादा डरती थी, जो पुलिस के कर्मी थे वो इतने ज़्यादा उनसे भयभीत रहते थे कि उनको उनके सुसाइड के अटेम्प्ट के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारी गोलियां जो थी उनकी लाश पर बरसाई गई थी। लाइक पुलिस मेड श्योर फॉर नेक्स्ट मैनी मिनट्स कि ये आदमी मर चुका है या नहीं मरा है। तो आप सोचिए। इसी बीच में 23 मार्च 1931 को हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी करार दी गई थी। इस दिन को शहीदी दिवस भी कहते हैं और इसी दिन को सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वोदय डे भी कहा जाता है, ठीक है। अब वहीं पर बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही थी, जैसे मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो थे वो इकट्ठे मिलकर आ गए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद, जहाँ पर हमने बात की थी कि कुछ लोग थे जो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे, कुछ नहीं लेना चाहते थे, तो CR दास, चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराजिस्ट पार्टी को क्या किया था? फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो अब बंगाल के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो चित्तरंजन दास जी की लीडरशिप में अब कांग्रेस का या स्वराज का जो स्वराजी पार्टी है उनके साथ मिलकर काम करने लगे थे, ठीक है। वही बंगाल कांग्रेस जो थी, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके मेन दो लोग थे JM सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों ही लोग 1925 में चित्तरंजन दास जी की डेथ के बाद अपने अपने लेवल पर काम करने लग गए, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि चित्तरंजन दास जी ने स्वराजिस्ट पार्टी शुरू कर दी है तो ये कांग्रेस से हटकर वहाँ चले गए। उसके बाद हमने बात की थी कि एक मीटिंग हुई थी एक बेलगाम में 1924 का जो अलायंस हुआ था, उसमें ये ऐलान किया गया था कि उसमें ये बात हुई थी कि जो स्वराजिस्ट पार्टी है वो इलेक्शंस लड़ेगी, लेकिन इलेक्शंस वो लड़ेगी पार्टी के कांग्रेस पार्टी का ही एक ऑर्गन बन के। तो ये लोग फिर बंगाल कांग्रेस के नेतृत्व में, मतलब बंगाल कांग्रेस के नाम पर काम करने लग गए थे। लेकिन 1925 में जब चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई तो इन लोगों ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने पसंद के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो थे वो ज्वाइन कर लिए। इसमें JM सेनगुप्ता जी थे जिन्होंने अनुशीलन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और सुभाष चंद्र बोस ने युगांतर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। हमने इन दोनों ग्रुप्स के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा है। अब यहाँ पर बंगाल रेवोल्यूशनरीज ने एक कॉन्स्पिरेसी को प्लान किया, ठीक है। 1924 में टिगॉट नाम का एक पुलिस कमिश्नर था बंगाल का और उसे मारने का प्लान किया गया, हिज असैसिनेशन। लेकिन वो घायल हो गए बेचारे और मर कोई और गया। मरने वाले का नाम था डे, ठीक है। अब इसकी वजह से काफ़ी रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया गया और इसमें एक बड़ा नाम शामिल था, वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इन सबके जेल जाने के बाद वापस कुछ समय के बाद रेवोल्यूशनरीज जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया अंडर द लीडरशिप ऑफ अ स्कूल टीचर नेम्ड सूर्य सेन, ठीक है। 1924 से लेकर 1926 तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा रही कि लोग जो थे अरेस्ट होते गए। इसी में जो एक नाम था 1902 साल जेल में जो रहे वो थे सूर्य सेन। 1924 से लेकर 1926 के बीच में ये भी जेल में रहे। जब ये 26 में बाहर आए जेल से तो इन्होंने अपनी एक अलग से एसोसिएशन बनाई, ठीक है, एक प्रोविंशियल लेवल पर, ठीक है। और उससे इन्होंने मेजर रेड्स जो थी उसे ऑर्गेनाइज किया। सूर्य सेन एक स्कूल टीचर थे
एट नेशनल स्कूल चिटागोंग। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चिटागोंग के, और 1924 से लेकर 1926 तक ये भी जेल में रहे थे, जब बाकी सारे रेवोल्यूशनरीज बंगाल के टिगर्ट के असैसिनेशन के प्लान करने के जुर्म में अरेस्ट हुए। अब अप्रैल 1930 को इन्होंने रेड प्लान की। अप्रैल 1930 ही प्लान्ड अ रेड अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स एंड फॉलोअर्स, जो कि ऑलमोस्ट 65 इन नंबर थे। 65 लोगों के साथ मिलकर, जिसमें जवान लोग भी थे और छोटे स्कूल के बच्चे भी थे, मतलब 7th 8th 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चे भी थे, जिन्होंने बंदूकें चलाना सीखी थी, इनके अंडर ट्रेनिंग ली थी, लड़कियां भी थी उसमें। और इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो 2 मेन आर्मरीज हैं, आर्मरीज मतलब जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, चिटागोंग आर्मरी में रेड प्लान की। इनका मेन मकसद था कि हम वहाँ से हथियारों की चोरी करेंगे और रेवोल्यूशनरीज को उनकी कॉन्स्पिरेसीज को प्लान करने के लिए हम उन तक हथियार पहुंचाएंगे। और अप्रैल 1930 को चिटागोंग की 2 आर्मरीज में रेड प्लान की गई और रेड सक्सेसफुल रही। इसमें इनके जो मेन एसोसिएट्स थे वो थे आनंद सिंह, गणेश घोष एंड लोकेंद्र बॉल। ठीक है, रेड रिमेन्ड सक्सेसफुल। इन्होंने साथ में क्या किया कि पुलिस या ब्रिटिश का कोई भी कर्मी इन तक ना पहुंच पाए, इसी करके इन्होंने टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस और रेलवे लिंक्स जो थे, इन सब चीज़ों को डिसरप्ट कर लिया। ना ट्रेन उन तक पहुंच सकती थी, ना कोई ट्रेन से पहुंच सकता था, ना कोई फ़ोन कर सकता था, ना कोई टेलीग्राफ लाइन से किसी के साथ जुड़ सकता था। इसी की वजह से जो चिटागोंग था वो उस रात 30 अप्रैल 1930 की रात को 1930 में पूरे बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपनी रेड को प्लान किया एंड दे रिमेन्ड सक्सेसफुल। रेड को कंडक्ट करने के बाद ये आसपास के जो नेबरिंग विलेजेस थे उनमें जाकर छुप गए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कितने लोग थे, ऑलमोस्ट 65 एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस रेड में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने उस आर्मरी में जाकर जो भारत का उस समय का नेशनल फ्लैग था उसे लहराया, सैल्यूट किया और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को एज द प्रोविंशियल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने अपनी पार्टी को नाम भी दिया जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटागोंग ब्रांच। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटागोंग ब्रांच। उसके बाद फरवरी 1933 में सूर्य सेन जो थे वो अरेस्ट हो गए और ऑलमोस्ट 1 साल जेल में रहने के बाद जनवरी 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, अब सूर्य सेन ने जो मेन काम किया था वो ये था कि इन्होंने औरतों की बराबर पार्टिसिपेशन रखी थी और हिंदू और मुस्लिम्स को भी बराबरी में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का फ़र्क जो था वो अपनी पार्टी में नहीं आने दिया। अब मेन कौन कौन सी लड़कियां या वुमेन थी जिन्होंने रेवोल्यूशनरी गतिविधियां अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन ऑर्गेनाइज की या कंडक्ट की, इसमें सबसे बड़ा नाम, मतलब मेरा बहुत फेवरेट इंसिडेंस है ये, बीना दास। बीना दास ने क्या किया कि ये अपनी डिग्री हासिल कर रही थी, इनकी कॉन्वोकेशन चल रही थी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, मस्ट भी फरवरी 1932 में इनकी कॉन्वोकेशन चल रही थी और जैसे ही गवर्नर ने इनके हाथों में डिग्री पकड़ाने वो लगे, इन्होंने बंदूक निकाली और उनके माथे पर गोली दाग दी। आप सोचिए ये कितनी ज़्यादा ब्रेव और हीरोइक बात है। एंड देन इसमें एक नाम है प्रीति लता वाडेदार। ये इन्होंने फर्दर एक और रेड कंडक्ट करवाई और उस रेड के चलते इन्हें गोली लग गई थी और ये मर गई। ठीक है, उसके बाद कल्पना दत्त है। कल्पना दत्त को भी सूर्य सेन के साथ ही अरेस्ट किया गया था, पर सूर्य सेन को हो गई जेल 1934 में इन जनवरी और कल्पना दत्त को उम्र कैद की जो सज़ा थी वो दी गई। इसमें और 2 लड़कियां स्कूल गर्ल्स, सोचिए आप, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिसंबर 1931 में गोली मार दी। इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी गतिविधियां बंगाल में बढ़ चुकी थी कि लिटरली सूर्य सेन की जो गैंग थी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के मन में एक डर पैदा कर दिया था। ठीक है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ब्रिटिश के लेवल पर जो भी ब्यूरोक्रेसी चल रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां थी, उनको रोक दिया था, ब्यूरोक्रेट्स को कम्प्लीटली डिमोरलाइज कर दिया था और सबसे बड़ी बात वुमेन पार्टिसिपेशन लाई थी एंड साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी
का एक बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पर सेट किया था। पर साथ में ही जो इनके ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से घिरे हुए थे, और कुछ लोग जो चित्तरंजन दास जी की स्वराजिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे या वहाँ से जुड़कर आए थे, कहीं ना कहीं वो एंटी मुस्लिम का जो एक अपना एक क्या बोलेंगे, एक फेस जो थे वो दिखा रहे थे। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को बंद करने के लिए बंगाल में इतने ऑर्डिनेंसेस पास किए गए और 20 रिप्रेसिव एक्ट्स को लागू किया गया टू स्टॉप वायलेंस इन चिटागोंग। इसी के चलते पंडित नेहरू जी ने प्रेज किया, he literally praised the brave and heroic activities done by revolutionaries, और उनके ऊपर सिडेशन के चार्जेस लगा दिए गए और उन्हें 1933 में 2 साल की जेल हुई। ठीक है, अब यहाँ तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी पंजाब, यूपी, बिहार की और साथ में ही बंगाल की। अब कुछ यहाँ पर मेन छोटे से मेरे को प्रीलिम्स के हिसाब से पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उसमें ये था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जिसकी हमने भी बात की थी, उसका एक मैनिफेस्टो आया था 1925 में। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो हमने अभी बात की बिस्मिल की, और बाद में ये HSRA बन गई बाय और अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो उसका एक मेन ऑर्गन था रेवोल्यूशनरी के नाम से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम सभी जानते हैं भगत सिंह ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प किया था जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सभा। ये 1926 में इस्टेब्लिश की गई थी। मेनली क्या था कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल में बंद थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज़ या एक्शंस थे उन्हीं को खुद ही एक लेवल पर डिस्करेज किया और लोगों तक, जनता तक ये मैसेज पहुंचाया कि आपको अब हीरोइक एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ओपन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें विश्वास रखकर उसका हिस्सा बनना चाहिए। हमारी खुद की तरह इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज़ जो हैं या एक्शन प्लान्स जो हैं वो नहीं प्लान करने हैं। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है पंजाब नौजवान भारत सभा 1926। उसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट में मदद की। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बच्चों को लीगल और पॉलिटिकल वर्क में इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंस्पायर करने का इसका काम था। यहाँ पर भगत सिंह की एक बोली हुई एक बड़ी फेमस लाइन है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि रियल रेवोल्यूशनरी आर्मीज आर इन विलेजेस एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद जो बिस्मिल है उन्होंने एक लाइन कही थी दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल राइट्स ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, और इसी लाइन को जो है वो ऐड किया है भगवती चरण वोहरा ने अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में। ठीक है, इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे वो सेक्युलर विचारधारा के थे, सेक्युलर थे, साथ में ही वो पॉलिटिकल मास स्ट्रगल में भी बिलीव करने लगे थे। ठीक है, और अगर कभी आपको सोशलिज्म पे आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है, कोई आप आंसर फॉर्म कर रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दिस लाइन। ठीक है, कि जो बिस्मिल है उन्होंने सोशलिज्म पर इस लाइन को कहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो ये चैप्टर है इसकी एंडिंग में ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जो यूज़ की गई हैं, जो किसी ना किसी रेवोल्यूशनरी के द्वारा किसी ना किसी मूवमेंट के शुरू या ख़त्म होने पर किसी मौके पर बोली गई हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ आई थिंक चैप्टर नंबर 17। तो उस चैप्टर में जो भी मेन किसी की वर्डिंग्स हैं, कुछ लाइन्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं बोली गई हैं, तो यू कैन प्लीज़ हैव अ लुक एट देम, क्योंकि कहीं अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि ये लाइन किसने कही है, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।